जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप सो कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। चले यस जी, सर। कल वालेकुम हमने अस्सलाम। चैप्टर 11 और 13 का टेस्ट डिस्कस किया था। साथ ही हमने चैप्टर 14 के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें की थी। तो आज हम थोड़ा सा चैप्टर 12 जो है उसको स्टार्ट करते हैं जी। देखते हैं, अगर फिनिश हो गया तो वेल एंड गुड। कल आप उसका टेस्ट कर लीजिएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर बाकी जो रह गया वो हम कल करेंगे। ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये फिनिश होने के बाद अगली जो भी स्ट्रेटजी या प्लानिंग होगी वो आप लोगों से शेयर कर ली जाएगी। लेकिन मीन वाइल आप अभी 12 और 14 का टेस्ट कंबाइन है वो करेंगे। ठीक है जी, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद जो भी प्लानिंग है, आपके फुल एंड टेस्ट लेने हैं, कब लेने हैं, क्या करना है, वो इंशाल्लाह बाद की बात है। अभी वो आपको उसके बारे में कन्वे कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो चैप्टर 12 हम पढ़ते हैं जी आज। चैप्टर 12 में हमारा बेसिक जो टॉपिक है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ट्राइंगल जो है वो बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है बेसिकली। ठीक है जी, वैसे इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें एक तो है राइट ट्राइंगल। ठीक है जी। और दूसरी है ऑब्लीव ट्राइंगल्स। ठीक है जी। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है जी। ऑब्लीक ट्राइंगल वो होती है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। फिर इसकी वेरियस टाइप्स हैं। ठीक है जी। ऑब्लीक ट्राइंगल की वेरियस टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी जो सबसे पॉपुलर टाइप है वो है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल वो होती है कि जिसमें कोई भी साइड दूसरी साइड की इक्वल नहीं होती, और ट्राइंगल का कोई भी एंगल जो है वो दूसरे एंगल की इक्वल नहीं होता। ऐसी ट्राइंगल को हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन ऑब्लीक ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन में। फर्स्ट पोर्शन में हम सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे दैट इज ऑन राइट ट्राइंगल। हम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। इसके सॉल्यूशन की तीन एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करने के बाद जब ओब्लीक ट्राइंगल के अंदर जाएंगे तो फिर वहां पे मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स वो बता दूंगा। फिलहाल हम देखेंगे जी सिर्फ और सिर्फ किसको, राइट ट्राइंगल को। अच्छा जी, ट्राइंगल के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि आपको जो भी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे, ठीक है जी, ए बी सी, यूजुअली वो वर्टिसेस के पास लिखे होंगे। और ए वर्टेक्स के साथ यूजुअली एंगल अल्फा, बी वर्टेक्स के साथ बीटा, और सी वर्टेक्स के साथ एंगल गैमा एसोसिएट किया जाता है। ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसे ए कहेंगे, बी के अपोजिट साइड को बी कहेंगे, और सी के अपोजिट साइड को हम सी कहते हैं। ठीक है जी। एक बात तो ये आपने याद रखनी है। दूसरा की पॉइंट ये है कि यू नो वेरी वेल कि किसी भी ट्राइंगल में जो थ्री एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर जैसा कि इस ट्राइंगल में है कि अगर वो राइट ट्राइंगल है, यानी बीटा एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो बाकी जो दो एंगल हैं अल्फा प्लस गैमा, इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। तीसरा की पॉइंट ये है कि जो लॉन्ग 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी, इस साइड को, राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। बाकी दो में से किसी एक साइड को आप बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्राइंगल को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम से, और दूसरा हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एंगल अगर आपको 0, 30, 60, 90 इस तरह के गिवन है, 135, तो वो तो आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो एंगल जो कि स्टैंडर्ड नहीं है उनको हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन एनी हाउ देखते हैं कि एंगल किस तरह के हमारे पास आते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करके हम ट्राइंगल जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? यहाँ तक आई जनरल बातें की हैं जो पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, जनरल सी बातें हैं।
आप वैसे भी जनरली इनको जान चलते हैं। अब आते हैं कुछ शॉर्टकट और की पॉइंट्स की तरफ। ठीक है जी, ये छोटे छोटे की पॉइंट हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर। वो क्वेश्चन हम बाद में बात करेंगे। पहला की पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसी राइट ट्राइंगल है कि जिसमें एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली जो दूसरा एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। इस राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए की पॉइंट याद रखें कि 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड की लेंथ है, लेट से ये लेंथ x है, ठीक है जी, ये आपको गिवन हो, तो पहला की पॉइंट कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा इसका डबल होगी, ठीक है, 2x कर देंगे आप। और 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है, इसकी वैल्यू लिखने के लिए 30 डिग्री के अपोजिट जो भी वैल्यू लिखी होगी उसे आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30, 60, 90 वाली जो ट्राइंगल है ये आपके पास सॉल्व हो जाएगी विदाउट यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कोई भी हमने लॉ यानी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज नहीं किया। जैसे देखें, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है 30, 60, 90 की, और 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो 10 है, ठीक है। हमने इसकी बाकी दो साइड्स की लेंथ लिखनी है, तो 90 के अपोजिट जो लेंथ होगी वो इस 10 का डबल यानी 20 हो जाएगी, और 60 के अपोजिट जो साइड होगी इस 10 को आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ट्राइंगल सॉल्व होगा। क्यों जी, बात समझ आई है कि नहीं? यस सर। जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका रिवर्स वर्जन देखते हैं, ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे कि ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है जी, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। अगर 90 के अपोजिट साइड हमें 40 गिवन है, लेट्स से, तो आप में से कौन बताएगा जी कि 30 के अपोजिट जो साइड है वो कितनी होगी? 20। वो इसका हाफ हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। 90 के अपोजिट डबल होती है तो 30 के अपोजिट हाफ हो जाएगी, इसको हाफ कर दो। इज इट क्लियर? अब बताएं, इसी में 60 के अपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी ये साइड 20 स्क्वायर 20 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 के अपोजिट जो भी साइड है उसको आपने √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 के अपोजिट जो साइड है वो आ जाएगी आपके पास। इज इट क्लियर जी? क्यों जी, क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जी। ये क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछूंगा कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के अपोजिट है साइड 30, आपने बताना है कि 90 के अपोजिट साइड क्या होगी, या मैं इसको नाम दे लेता हूं ABC। तो AB आपके पास 30 है, आपने बताना है AC की लेंथ कितनी है, कैसे बताएंगे? सर 30 डिवाइडेड बाय 203 हो जाएगा। देखिए, पहला स्टेप, पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये कि 60 के अपोजिट जो भी वैल्यू हो, अगर आपने 30 डिग्री के अपोजिट लिखना है तो देखें 30 से 60 की तरफ आते थे तो √3 से मल्टीप्लाई किया है। अब आपने 60 से 30 के अपोजिट जाना है तो √3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। समझ आई बात की नहीं? यस सर। ठीक है। अब बताएं कि ये जो 90 के अपोजिट साइड है इसकी लेंथ क्या होगी। इसका फार्मूला हमने सबसे पहले 60 डिस्कस ओवर किया। स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, कि 30 के अपोजिट जो भी साइड है इसको डबल कर देना है आपने, तो ये आ जाएगा 60/√3। तो ये भी ट्राइंगल सॉल्व होगी। ठीक है, ये पॉइंट असल में की पॉइंट यही है जो शुरू में मैंने आपको बताया, ये तीनों उसके डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, चलें जी आगे, फिर स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलें। यस सर। यस सर। अगला की पॉइंट देखेंगे, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ठीक है जी, और इसमें एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, ऑब्वियसली दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का होगा। 45 के अपोजिट लेंथ अगर ए है तो दूसरे की अपोजिट लेंथ भी ए होगी। क्यों जी?
और ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो एंगल सेम हो जाएं, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब साथ साथ हम इसकी टाइप्स और इनकी बातों, बाकी जो बातें हैं वो भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है जी, ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड सेम हो जाए, राइट एंगल होना जरूरी नहीं है, राइट हो तो हम उसे कहेंगे राइट आइसोसेलेस। और जब भी ये वर्ड यूज हो राइट आइसोसेलेस, तो याद रखें वो हमेशा ऐसी ट्राइंगल होगी कि उसमें दो एंगल 45 के होंगे और एक 90 डिग्री का होगा। अगर सिर्फ आइसोसेलेस कहें तो फिर दो एंगल सेम होंगे, हमें नहीं पता वो कौन से होंगे, लेकिन सिर्फ दो एंगल सेम होंगे अगर आइसोसेलेस कहें। लेकिन अगर राइट आइसोसेलेस कहें तो इसका मतलब है कि वो जो दो एंगल सेम है वो 45 डिग्री के। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, अब ये साइड आपको पता है कि ए है, अब एक साइड इसमें रहेगी और वो रहेगी 90 के अपोजिट। अगर 45 के अपोजिट साइड गिवन हो तो 90 के अपोजिट साइड कैसे लिखना है कि 45 के अपोजिट जो भी साइड गिवन है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें। इज दैट क्लियर जी? अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45। एक 45 के अपोजिट साइड 10 है तो ऑब्वियसली दूसरे के अपोजिट भी 10 होगी। अब बताएं जी 90 के अपोजिट साइड कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी? 10√2। हाँ जी, वो 10√2 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, सो दिस इज 10√2। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, अब इसका रिवर्स वर्जन भी देख लें। ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब 90 के अपोजिट जो साइड है वो 20 है। आप बताएंगे कि 45 के अपोजिट ये साइड की लेंथ कितनी है? 20 डिवाइड बाय जी हाँ, जब आप 20 over 45 square root से 2. 90 की तरफ गए हैं तो आपने क्या किया था? √2 से मल्टीप्लाई किया था। अब वापस आना है 45 की तरफ, से क्या करें? √2 से डिवाइड कर दें। सिंपल रूल है। आई होप सो के पॉइंट आपको क्लियर है। क्यों? ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 20/√2। अच्छा, एक पॉइंट जेन में रखें, पीछे भी शायद मैं एक क्वेश्चन में आपको बताना चाहिए था, फिर देखें कि 20 को अगर हम यूं लिख लें 2 × 10 10 square / root 2 आ जाएगा. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम इसे 10√2 भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। इज इट क्लियर? क्लियर है पॉइंट? तो यस इस सर। तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप अपने माइंड में रखा करें जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है और मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किसी एक क्वेश्चन के अंदर अगर ये यूज किया गया हो वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपसे कहे जी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे कैसे? देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोस्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस पोस्ट का टॉप है। ठीक है जी, तो वो कहता है कि एक पॉइंट ए से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया गया है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यानी यहाँ पे आप बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, और ये एंगल जो बेस के साथ, ग्राउंड के साथ वो सब्जेक्ट का बन रहा है, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी, एक की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट ये है जी, वो आपसे कहे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, एलिवेशन नहीं है, क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यानी सेम सिचुएशन है कि ये टॉप है और इस टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो जो है वो आपको दिया हुआ है। तो याद रखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपने ट्राइंगल के अंदर इसी जगह पे बनाना है। ठीक है जी, वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनता नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो मेजर होता है इस पॉइंट के ऊपर, ये ऊपर से इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर हम नोट करें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। तो जब हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसको एक ही जगह पे बना लेते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है मेरा कि जब भी कभी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आए या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आए
तो उसको आपने एक ही जगह पे बनाना। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं जी। फिर अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये बातें आपको समझ भी आ जाएं, और वहां पे फिर हमने कैसे इनको यूटिलाइज करना है, जो भी की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनकी बात करते हैं। देखिए जी, एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन ही है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर है जी 6। ये एक्सरसाइज है 12.3। पहले एक सादा क्वेश्चन करते हैं फिर मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं जी कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री। अब ये चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन है, चाहे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बना आपने यहाँ पे लेना है। ठीक है जी। फ्लैग पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। ये फ्लैग पोल है, ठीक है जी, ये उसका शेडो है। ज़ाहिर है शेडो जो है वो जमीन के ऊपर होता है, और शेडो की लेंथ जो है वो 40 मीटर लॉन्ग है। ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, यानी फ्लैग पोल की हाइट आपने बतानी है कितनी है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है 60। तो 60 की अपोजिट वैल्यू आपको गिवन है 40। अब बताएंगे जी 30 की अपोजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी। 40 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आंसर आ गया। क्यों जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्यों जी, क्लियर है पॉइंट के नहीं? ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है जी, वो कहता है काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर। ठीक है जी, यानी एक काइट जो है वो 67.2 मीटर पे वो फ्लाई कर रहा है टू अ फुल्ली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसके साथ ये इसकी स्ट्रिंग है। ठीक है जी, स्ट्रिंग जो है वो काइट के साथ अटैच की गई है, राइट। वो कह रहा है कि इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ 60 डिग्री। उसने 55 का है, 55 हमारे पास ना कोई शॉर्टकट है, ठीक है, ना हम 55 डिग्री जो है उसकी कोई वैल्यू बता सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, 60 डिग्री ले लिया। अब ये एंगल है आपके पास 30। तो 60 के अपोजिट है 67.2। 30 के अपोजिट क्या हो जाएगा 67.2 डिवाइडेड बाई √3। लेकिन उसने पूछा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, ये स्ट्रिंग है, तो इस वैल्यू को डबल कर दें तो ये हो जाएगा कोई 67 या 67.2 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली डबल करें तो कितनी 134. वैल्यू बनती है। हाँ, 134 ओवर √3। तो अब देखिए आप करेंगे क्या, हमने चूंकि एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, तो ये वैल्यू भी थोड़ी बड़ी आएगी। तो आप ऑप्शन में देके चेक करेंगे कि इसके नियरेस्ट जो छोटी वैल्यू है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फास्ट के पेपर में आते हैं। 55 दे दिया एंगल, 56 दे दिया, 57 दे दिया, तो लेकिन वहां परेशानी की बात कोई नहीं है। आपने क्या करना है कि उस एंगल को नियरेस्ट स्टैंडर्ड एंगल के अंदर क्या करें, राउंड ऑफ करना। ठीक है जी, और नियरेस्ट स्टैंडर्ड एंगल में जब आप उसे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है जी, तो उसको आप देख लें कि जी वो आपके पास उसका नियरेस्ट वैल्यू जो है वो क्या बनती है, क्योंकि हमने जस्ट वैल्यू को गेस करना होता है। और जब वो गेस करने के लिए आपको देता है कोई भी वैल्यू, तो डेफिनेटली उसमें उसके अंदर उसने ये मार्जिन रखा होता है कि आप उस को डायरेक्टली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जी वैल्यू इसकी क्या बनेगी। फास्ट के पेपर में हर साल एक आध ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें वो एंगल, कौन कौन से एंगल उसने दिए हुए हैं, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 27 डिग्री, 44 डिग्री, 47 डिग्री। ठीक है, तो इनके नियरेस्ट एंगल में आप इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। जब आप उसे राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो सिंगल सिंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन भी है आपकी बुक के अंदर में, एक एग्जांपल है जिसमें दो ट्राइंगल बनती है, तो परेशानी की बात कोई नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ये एग्जांपल 4 है, पेज 358 पे। अगर आपके पास बुक्स हैं तो वहां से पढ़िएगा, मैं यहाँ जस्ट उसको रीड करके लिख रहा हूँ। वो कहता है जी, एन ओपी सिटिंग ऑन अ क्लिफ 19 मीटर हाई। ये एक क्लिफ है जी, इसकी जो हाइट है दैट इज 1900 मीटर। finds himself in the same vertical plane with an anti-aircraft gun and ammunition depot of the enemy. He observed that the angle of depression of the gun and the depot, ठीक है, gun and the depot are 60 degree and 30 degree.
ठीक है, सॉरी मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, उसकी वजह ये है कि गन का एंगल उसने 60 डिग्री कहा है तो वो ये वाला होगा, और डिप्पू का एंगल उसने 30 डिग्री कहा है तो ये छोटा एंगल होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है जी, पासिस द इंफॉर्मेशन ऑन द हेडक्वार्टर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड डिप्पू। ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, डीजी डिस्टेंस, ठीक है जी। अब सिर्फ इसमें हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है, अगर आप इसकी ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम श्योरम लगाएंगे ना तो हमें इस पे 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास शॉर्टकट है वो अगर अप्लाई करें तो देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल है 60 के अपोजिट हाइट है 1900 मीटर, तो जी मैं इसको ए कह लेता हूं, इसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास 1900 ओवर √3। क्यों जी, ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आ जाए बड़ी ट्राइंगल पे। बड़ी ट्राइंगल में ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट है 1900, तो डी से लेकर ए तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 60 डिग्री के अपोजिट लेके आना है आपने 1900 को, तो 1900 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने बताना है डी जी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो है 1900 √3, इसमें से माइनस कर दें 1900 ओवर √3 को, √3 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, क्यों जी ऐसे ही है, तो 1900 इंटू 3 ऐसे बनेगा जी, 1900 इंटू 3 माइनस 1900, तो बल्कि ये रह जाएगा 1900 इंटू 2 ओवर √3। आप चाहें तो इसका आंसर कई तरह से, जैसे 3800 ओवर √3 भी लिख सकते हैं और बाकी भी इसके रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये क्विकली हमने 2 ट्राइंगल वाली जो की पॉइंट है उनको भी सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर जी? यस। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ये पहले इस बुक में होता था, इस दफा पता नहीं उन्होंने इसको कहीं पे डाला है कि नहीं डाला, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे मुझे चूंकि याद आ गया तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन था जी कि एक ट्री जो है, ठीक है जी, उसकी हाइट दी होती थी कि एक ट्री जो है उसकी कुछ हाइट है, फिर वो कहता है कि ट्री जो है वो विंड से, यानी ये ट्री है हमारे पास ए बी, ठीक है, और विंड आती है और वो ट्री टूट के गिरता है, और गिरने के बाद जो है वो एंगल जो ग्राउंड के साथ बनाता है वो 30 डिग्री है, ठीक है जी। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि जब वो गिरता है तो ग्राउंड के साथ जिस पॉइंट पे टच करता है तो उसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। आपने बताना था कि व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री। इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ ट्री क्या है? फिर देखें कि ये ए बी ट्री है, हवा चली, तेज आंधी आई और ये ट्री यहाँ से टूट के जमीन पे गिरा, और जमीन पे जिस सी पॉइंट पे इसको टच करता है वहां एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और इसका जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री से वो है 100 मीटर। आपने बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री यानी ट्री कितना ऊंचा था। तो अब देखें ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है जी आपके पास 60 डिग्री, तो 60 के अपोजिट अगर 100 है तो 30 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 100 ओवर √3, 200 ठीक है by जी। 3। हाँ जी, और 90 के अपोजिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 ओवर √3। अब बताएं ट्री की टोटल हाइट कितनी हुई जी? 200 ओवर, नहीं 200 नहीं, 300 300 ओवर ओवर 100। 100। नहीं समझ आई ना बात, यही तो इसमें ट्रिक है। ये भी आ तो गई ट्री सर। ही है, ये वो ट्री है जो टूटने के बाद बच गया है, और ये टूटा हुआ ट्री है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ट्री की हाइट आएगी। यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में कि ट्री की टोटल हाइट आपने बतानी थी कितनी है। अब आई समझ के नहीं? यस। आ गई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ भी हमने वो जो हमारा की पॉइंट है उसको यूज करते हुए हमने इसको हैंडल कर लिया है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है जी, आगे चलें फिर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से एसोसिएटेड कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक होगी जी बात। आगे चलते हैं। अब है जी हमारे पास ऑब्लीक ट्राइंगल्स, ठीक है जी। ऑब्लीक ट्राइंगल्स क्या होती?
पहली बात है कि ऑब्लिक ट्राइंगल वो होती है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसकी एक टाइप मैंने आपको बताई थी, वो होती है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल यूजुअली अगर हम इस तरह की ये देखें ट्राइंगल बनाते हैं कि ये एंगल अल्फा बीटा गैमा है, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है जी। अल्फा के अपोजिट साइड को ए, बीटा के अपोजिट साइड को बी, गैमा के अपोजिट साइड को सी कहते हैं, ठीक है। तो स्केलेन ट्राइंगल में ए बी सी जो है वो इक्वल नहीं होते, इसी तरह से अल्फा बीटा गैमा जो है वो भी इक्वल नहीं होते, इसको हम स्केलेन कहते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको बता दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है, ठीक है जी, कि जिसमें टू एंगल्स, जैसे ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा कर दें, इसको हम बीटा कर देते हैं। तो अल्फा के अपोजिट साइड अगर ये ए है तो दूसरी साइड भी ए होगी, इधर साइड उससे डिफरेंट हो जाएगी। कोई सी दो साइड्स अगर सेम हो जाएं तो उसके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह से तीसरी जो टाइप है ऑब्लिक की वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी सारी साइड्स क्यों? इक्वल होती हैं। साइडें बराबर होंगी इसकी साइड। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, जिसके तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्राइंगल को मेजर किया जाता है। देखिए, अगर किसी एंगल में, किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो इसको हम कहते हैं राइट ट्राइंगल, ठीक है। एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो, अगर वन एंगल, ओनली वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90, ठीक है। अगर एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। कोई एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो उसका नाम हम क्या रखेंगे? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अगर ऑल एंगल, सारे के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है जी, तो फिर हम उसे कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। यानी एक्यूट ट्राइंगल की शर्त ये है कि सारे एंगल लेस देन 90 हैं, ठीक है। जबकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की शर्त ये है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल की भी शर्त ये है कि एक एंगल 90 डिग्री हो। वैसे एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता, ऑब्ट्यूज में भी एक से ज्यादा जो एंगल है वो 90 डिग्री का 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है जी पॉइंट्स? यस सर। सर सर लास्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी, एक मिनट वेट कीजिए। ये लें जी, कर लें जी नोट इसे। ओके सर, जज़ाकल्लाह। चलें जी आगे फिर। यस सर। यस सर। चलें जी, अब आते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ, के सॉल्यूशंस ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल्स के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, पहला की पॉइंट, ठीक है जी। ऑब्लिक ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों जी, समझ आ रही है बात की? फिर करेंगे क्या? फिर इसको हम डिफरेंट मेथड, डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज करके ऑब्लिक ट्राइंगल जो है इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंट लॉज हैं, फार्मूलाज नहीं है, हमें लॉज कहना चाहिए इसको। उसमें से जो फर्स्ट लॉ है दैट इज द लॉज ऑफ साइन। कोसाइन, ठीक है। अब ये लॉज आपने याद करने, ठीक है। अब इसमें पहला लॉ है जी, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फा। कॉज अल्फा। अब रूल ये है कि अगर आपको टू साइड्स और उनके दरमियान जो एंगल है वो गिवन हो तो आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज इसके अंदर ही क्लियर है। समझ आ रही है बात की? यानी इसके लिए आपको किसी चीज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट करें तो ये चीज इसी लॉ के अंदर ही लिखी हुई है, ठीक है जी। कि इसके अंदर देखिए ना, टू साइड्स और क्या चाहिए आपको? एक एंगल, और कौन सा एंगल?
वो जो उन दोनों साइड्स उसी का side। इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, वही जो उनके अंदर इंक्लूडेड एंगल है वो अगर उसमें गिवन हो, ठीक है जी, तो फिर आप उसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो यूज करेंगे। कोई भी लॉ जो भी उसमें से आपने यूज करना है उसके ऊपर आप यूज कर लेंगे, ठीक है जी। दूसरा लॉ क्या है जी इसका, बोलेंगे कि अगर यहाँ बी स्क्वायर आता है तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, C square ए plus A square स्क्वायर minus प्लस 2AC सी cos beta। स्क्वायर कॉस बीटा, ठीक है जी। इसी तरह तीसरा आप खुद लिखिएगा। अच्छा, इन लॉज को यूज करके आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको साइड्स दे दी जाएं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, देखें, जैसे आपने कॉस अल्फा की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, आप लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है जी। अब दूसरा फार्मूला आप खुद लिख सकते हैं। बीटा के लिए क्या आएगा, यहाँ अल्फा के लिए ए माइनस हो रहा है, बीटा के लिए बी माइनस होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2ac, ठीक है जी। अब बताएं गैमा के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 2ab। तो ये आप इस तरह से लॉज को आपने याद करना है, ठीक है जी। तो यूज का भी मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है, लेकिन यूजुअली ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो लॉज का इसी तरह का आता है। चलिए इसी तरह से बात करते हैं जी कि लॉ ऑफ साइंस क्या है। मैं आपको सिर्फ इनके टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि ये फार्मूला की एक लिस्ट बनाइएगा। लॉ ऑफ साइन क्या होता है जी कि ए ओवर साइन अल्फा इक्वल होता है बी ओवर साइन बीटा के, और ये इक्वल होता है सी ओवर साइन गामा के। क्यों जी, ये वो लॉ है जो आपने रटा लगाया होता है, जिसको अब मुझे आप बताएंगे जी कि अगर मैं लिखूं साइन अल्फा ओवर ए इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी इक्वल टू साइन गामा ओवर सी, तो ये ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। बताइए जी। ठीक है, लॉ ऑफ साइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ साइन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, एक और देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ए ओवर बी जो है ये इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर साइन बीटा के, तो ठीक है कि नहीं, Yes sir। ठीक है। तो ये है वो डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। इसी तरह से बताएं फिर ए ओवर सी किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस, Sin gamma over Sin साइन sin अल्फा, beta। over sin नहीं gamma। साइन अल्फा ओवर साइन गामा, जो एंगल है वही ठीक है। एंगल ऊपर आ जाएगा, ठीक, ठीक होगी ये बात। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं। चलें कुछ और लॉज की बात करते हैं। ये है जी लॉ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है जी। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है, वो कहते हैं जी कि ऊपर आप लिखें a माइनस बी, नीचे लिखें a प्लस बी, तो ये इक्वल होगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओवर, सॉरी ऊपर माइनस ही आएगा अगर माइनस लिखा हुआ है तो, here will be माइनस, और डिनोमिनेटर में आएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब आप इसके जितने मर्जी वर्जन बना लें, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं बताइए a प्लस सी ओवर a माइनस सी क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट, बताएंगे जी क्या होगा, tan alpha plus gamma टेंजेंट by 2 over tan alpha minus gamma by 2। अल्फा प्लस गामा बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस गामा बाई 2। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर कि माइनस कहाँ आता है प्लस कहाँ आता है, ये मैटर करता है कि माइनस अगर ऊपर आएगा तो ऊपर माइनस के नीचे प्लस लिखना, जो साइड्स हैं एंगल ए के अगेंस्ट, समझ रही बात, तो इनको हम कहते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इज इट क्लियर जी। इसी तरह से एक चीज और देख लें जी, ट्राइंगल से रिलेटेड, ये बहुत सारे फार्मूले ये चीज यूज होती है कि जब हम ट्राइंगल की साइड्स को लेते हैं ए बी सी, ठीक है जी, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर कहते हैं तीनों साइड्स के सम को, 2s ठीक है जी। होगा। पेरीमीटर का अगर हम हाफ कर दें, ठीक है जी, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर सुना है आपने कभी, क्या होता है, व्हाट इज सेमी पेरीमीटर,
इसको एस कहते हैं, यानी पेरीमीटर का हाफ। ये आपने बहुत दफा कंप्यूट किया हुआ है। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस याद है? एस आपने कोई छठी सातवीं आठवीं Yes, क्लास sir. में पढ़ा होगा इसके बारे में। Yes, sir. ठीक है, व्हाट इज एस? क्या चीज है एस? क्या चीज है जी एस? सेमी पेरीमीटर। हाँ, सेमी पेरीमीटर। ये यूज कहाँ पे करते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है? कौन सा फार्मूला है जिसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है? Hero formula. हाँ जी, हीरोज फार्मूला जिसे आप कहते हैं। वो हीरो है नहीं, लेकिन चले याद रखने के लिए आप उसे हीरो कह लें। ठीक है जी, दैट इज नॉट हीरो। तो कभी ढूंढिएगा और कोशिश कीजिएगा ढूंढने की कि इफ दैट इज नॉट हीरो तो वो है क्या असल में। एनी हाउ हमारी जो डिस्कशन है वो यही चल रही है कि ये एस कहाँ पे यूज होगा। ठीक है जी, अब आते हैं हम कुछ फार्मूलाए की तरफ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि मैंने वर्ड यूज किया है फार्मूलाए। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा जी। कि हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हाफ एंगल फार्मूलाज गिवन है। अब आप हाफ एंगल फार्मूलाज जो है वो चैप्टर 10 में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये साइड से लेकिन related है. नहीं, याद रखें, जो चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है ना वो हाफ एंगल फार्मूला नहीं है, वो है Identities. हाफ एंगल Identity. आइडेंटिटीज हैं। वेरी गुड। आई हाँ जी, आइडेंटिटी में ये होता है कि देखें, उसमें आपने पढ़ा था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो सेम होता है। इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, बस फर्क ये है कि कहीं हाफ हो जाएगा, कहीं डबल हो जाएगा। फार्मूला में ये चीज नहीं होती। फार्मूला में अगर एक तरफ थीटा है तो दूसरी तरफ डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी। जैसे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, हाफ एंगल फार्मूला है साइन अल्फा बाई 2। ये फार्मूला इस तरह से है जी कि ये आता है एस माइनस बी इंटू एस S माइनस minus सी C over BC. डिवाइडेड बाई बी सी। अब देखिए, राइट साइड पे थीटा या अल्फा नहीं आया कहीं पर भी, दैट्स व्हाई दिस इज फार्मूला। समझिए ये बात कि ये फार्मूला है कि इसमें आपको अगर साइड्स ए बी सी गिवन हो तो आप एंगल अल्फा जो है वो इससे कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली साइन बीटा बाई 2 क्या होगा? फार्मूले आपको याद होने चाहिए, एस माइनस ए इंटू Into एस S माइनस minus सी C over ओवर AC. ए सी। ठीक है, आप देखें कि जो एंगल है वो वाली साइड गायब हो जाती है। ऐसे ही चलें, गैमा का खुद लिखिएगा। अब बताइए कॉज अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या है? हाफ एंगल फार्मूला एस S इंटू into एस S माइनस minus A over BC. बी सी। Square root. ठीक है जी, कॉस बीटा बाई 2 क्या होगा? एस इंटू एस माइनस S बी minus B. ओवर ए सी, इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह कॉस गैमा का फार्मूला लिख लीजिएगा। अब बताइए टेंजेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है? S minus B into S minus C over S into S minus A. ओवर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है जी, बाकी फार्मूले आपने लिख भी लिए होंगे और लिख भी लीजिएगा। ठीक है जी, आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब इनको यूज कैसे करना है वो छोटे छोटे इन्हीं के अंदर, वैसे तो ये आप टेन अल्फा ये तो सारे उस वक्त यूज होंगे जब आपको 3 साइड गिवन हो और आपने एंगल फाइंड करने हो तो इस फार्मूला को आप यूज कर लेते हैं। ऐसे ही है जी, Yes, sir. कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो आप इनमें से कोई एक फार्मूला जो पिक कर लेंगे। यूजुअली वो फार्मूला ही पूछता है, अगर पूछे तो इनमें से। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास एक अगला जो टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप कैसे कंप्यूट करेंगे? पेरीमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेरीमीटर क्या चीज होती है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो सबसे बेसिक और मेजर फार्मूला है वो ये है कि अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल हो, ठीक है जी, इसमें एक जो साइड है इसको हम बेस कहेंगे और दूसरी जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और तीसरी जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है इसके लिए एक और नेम भी यूज किया जाता है इसके पैरेलल, और वो हम कहते हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सबसे बेसिक फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? हाइट ऑफ द ट्राइंगल्स।
So this is the very basic formula for the एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला जाहिर है कि उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपको बेस और हाइट के बारे में पता हो। लेकिन अगर बेस और हाइपोटेन्यूज वगैरह नहीं गिवन आपको, तो कुछ और रिजल्ट्स भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। पहला रिजल्ट है कि अगर आपको टू साइड्स गिवन हो, जैसे बीसी साइड है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो गिवन हो, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे हाफ बीसी साइन अल्फा। ठीक है जी। और अगर आपको ए और सी साइड गिवन है तो एंगल बीटा पता होना चाहिए, और अगर आपको ए और बी साइड गिवन है तो फिर साइन गैमा हो, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? तो ये फार्मूला तब यूज होगा जब टू साइड्स और एंगल बिटवीन देम गिवन हो, कोई सी दो साइड गिवन हो और उनके दरमियान जो एंगल है वो आपको गिवन हो, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी। एक और फार्मूला है, उसमें आप डेल्टा को यूज करेंगे अगर आपको एक साइड गिवन हो और दो एंगल गिवन हो। तो ये है कि अगर आपको ए स्क्वायर गिवन है, अब इसको याद रखने का मेथड क्या है, ए के अपोजिट एंगल होता है अल्फा, तो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे टू साइन अल्फा, बाकी दो एंगल का साइन जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी बीटा और गैमा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली देखें, अगर यहाँ बी स्क्वायर आएगा तो इसके साथ एंगल आएंगे अल्फा और गैमा, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टू साइन बीटा। और अगर यहाँ सी स्क्वायर आएगा तो इसके साथ एंगल आएंगे अल्फा और बीटा, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टू साइन गैमा। ठीक है जी। तो ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको वन साइड और एनी टू एंगल्स गिवन हो। ठीक है, फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है हमारे पास, तीसरा जो मेथड आप कह लें, वो ये है कि जब आपको थ्री साइड्स गिवन हो ट्राइंगल की, तीनों साइड्स गिवन हो, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं जी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। एस मैंने भी आपको बता दिया कि ये पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी सेमी पेरीमीटर विच इज ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। ठीक है जी। अच्छा जी, एक फार्मूला और देख लें, अगर आपके पास ट्राइंगल जो है वो इक्वलेटरल हो, ठीक है, यानी ये आपके पास इसके तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हों, ठीक है जी, और तीनों इसकी साइड जो है वो सेम हो, लेट से वो ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला ये होता है कि आप इसकी साइड का स्क्वायर ले लें और इससे √3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। क्यों जी, क्लियर है पॉइंट? जी सर। यदि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए, जैसे वो आपसे कहे कि ये आपके सामने जी एक ट्राइंगल है, इसकी साइड है 5 5 5, तो बताइए जी इसका एरिया क्या होगा। आप 5 स्क्वायर लिखेंगे 25 और इसको मल्टीप्लाई कर दें √3/4 से, तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, आगे चलें जी। फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिक से फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। एक हमारा और टॉपिक है जी यहाँ पे, वो है सर्कल्स कनेक्टेड टू ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के साथ जो सर्कल कनेक्ट होते हैं वो कौन कौन से। ठीक है जी। पहला जो सर्कल है उसे हम कहते हैं सर्किम सर्कल। ठीक है जी। सर्किम का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास करे, यानी ट्राइंगल के बाहर बने। ठीक है, या एक ऐसी ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर फिट हो जाए, तो उस सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। सर्कम सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपसे डिमांड की जा सकती है इस चैप्टर के अंदर, वो ये है कि वो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस, यानी कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करें। कैपिटल आर का फर्स्ट फार्मूला है ABC/4 डेल्टा। ठीक है जी। कैपिटल आर का दूसरा फार्मूला है कि आप किसी भी साइड को उसके अपोजिट एंगल के साइन के ट्वाइस से डिवाइड कर दें, यानी A/2 साइन अल्फा
या आप यूज कर सकते हैं b/2 साइन बीटा, या आप यूज कर सकते हैं c/2 साइन गैमा। ठीक है जी, कैपिटल आर के लिए। और ये कैपिटल आर, स्मॉल आर भी, जितने भी और भी रेडियस हम पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और एज इट इज आए हैं कि आपने इनको कंप्यूट ही करना है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको एबीसी साइड्स दे दी जाती हैं या साइड और एंगल दे दिया जाता है तो इसको कंप्यूट ही करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है जी, आई होप सो कि पॉइंट आपको क्लियर है मेरा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो सर्कल है हमारे पास, दैट इज इन सर्कल। इन सर्कल वो सर्कल होता है जो ट्राइंगल के अंदर बनता है। जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, और एक ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के अंदर बने। अंदर बनने का मतलब है कि ये सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा होता है। ठीक है जी, और इसका जो रेडियस होता है इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कहते हैं इन रेडियस। ठीक है जी, और इन रेडियस का एक ही फार्मूला है, दैट इज डेल्टा ओवर एस। डेल्टा फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस वही सेमी पेरीमीटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, आई होप सो कि फार्मूला आपको याद रहेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास एस्क्राइब्ड सर सर्कल्स, फॉर्मूला लिखना था सर। डेल्टा ओवर एस। ठीक है जी, एस्क्राइब्ड थैंक सर्कल्स, यू सर। इनको एक्स सर्कल भी कहते हैं। ठीक है जी, इन शॉर्ट इन्हें ई सर्कल्स भी कहा जाता है। अच्छा, ई सर्कल बनाने का तरीका ये है कि हम एक ट्राइंगल जो है उसके एक वर्टेक्स को फिक्स रखते हैं, और बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनको एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली, और जो एक्सटेंडेड साइड्स होती हैं इनको टच कर रहा होता है। ठीक है जी, और अगर ये सर्कल वर्टेक्स ए के अपोजिट हो तो इसका रेडियस R1 होता है। अगर वर्टेक्स बी के अपोजिट हो तो इसका रेडियस R2 होता है, और सी के अपोजिट हो तो इसका रेडियस R होता है। तो R1 का जो फार्मूला है ये होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 का जो फार्मूला है ये होता है डेल्टा ओवर एस माइनस पी, और R3 का जो फार्मूला है ये होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ठीक है जी, ये तीनों जो एक्स रेडियाई हैं इनकी वैल्यूज को आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल से क्वेश्चंस हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो एक्सरसाइज है 12.8, उसमें बहुत सारे थ्योरम उसने प्रूव किए हुए हैं, आपने किसी को प्रूव नहीं करना, जस्ट रिमेंबर देम। जैसे R1 की उसने वैल्यू लिखी हुई है कि ये S tan अल्फा बाई 2 होता है, तो एक फार्मूला याद कर लें, बाकी याद हो जाएंगे। जैसे अब आप बताएं R2 क्या होगा, ये S tan बीटा बाई 2 होगा, इसी को सामने रखें। तो R3 क्या होगा, ये S tan गैमा बाई 2 होगा। इसी तरह उसने एक रूल प्रूव किया हुआ है कि स्मॉल r को R1 से, फिर इसे R2 और R3 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होकर डेल्टा स्क्वायर बनते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अगर इनमें हम R को शामिल ना करें, यानी तीनों एक्स रेडियाई का प्रोडक्ट ले लें, तो वो सिंप्लीफाई होके R(s²) बनता है। ये सारी बातें आपकी बुक के अंदर इसमें लिखी हुई हैं। इसी तरह एक और रूल है कि अगर आप R1 में R2 को और फिर R3 को ऐड कर दें तो ये 4 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r की इक्वल होता है। ठीक है, ये चीजें अब आपने याद करनी है। फार्मूला किसी को प्रूव नहीं करना, एक एक दफा दो दो दफा ऊपर से लिखेंगे तो वो आपके सामने चीजें प्रूव हो जाएंगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा मैं, और दैट इज रिलेटेड टू द, कहाँ पे गया जी, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब कुछ बातें हम करने जा रहे हैं, दे आर ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने याद रखना है कि R1, R2 और R3 सेम होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्मॉल r
कैपिटल आर और R1 ये 1 2 3 की रेशियो में होते हैं। सिमिलरली स्मॉल आर, कैपिटल आर और R2 ये भी 1 2 3 की रेशियो में होते हैं। स्मॉल आर, कैपिटल आर और R3 ये भी 1 2 3 की रेशियो में होते हैं। ठीक है जी। ओवरऑल स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2 और R3 ये 1 2 3 3 3 की रेशियो में होते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो बातें मैंने लिखी हैं दीज आर ट्रू ओनली व्हेन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, बस इस तरह से चीजों को याद रखें। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि उसने साइड्स देकर जो है वो लेंथ पूछी हुई है। ठीक है जी, जैसे उसने कहा हुआ है कि जी ए जो है वो आपके पास 13 है, बी आपके पास 14 है और सी लेट से 15 है। तो जल्दी से बताइए कैपिटल आर क्या होगा। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू फाइंड ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कभी आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल इन्वॉल्व हो तो आप चेक करें कि कहीं वो राइट ट्राइंगल तो नहीं है। अब राइट ट्राइंगल चेक करने का तरीका ये होता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर चेक करें कि बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल तो नहीं है कहीं। ठीक है जी, यहाँ पे तो नहीं है, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स से हम एक ऐसी ट्राइंगल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक ट्राइंगल है और उसकी जो साइड्स हैं लेट्स से कि वो है 12 13 और 5 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, मैंने ये ले ली साइड्स। अब आप कैसे चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। आप देखेंगे इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। सो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो ये है 13। तो आप चेक करें कि बी स्क्वायर वो आता है 169। क्या ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की इक्वल है। तो आप लिखेंगे जी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ गया 144 प्लस 25, तो ये भी 169 है। इट मींस दिस इज राइट ट्राइंगल। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो ये लॉन्गेस्ट साइड को इग्नोर कर दें। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल बन गई क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम ये होल्ड कर गया। अब जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को छोड़ दें, बाकी दो में से किसी एक साइड को बेस कह लें, दूसरे को हाइट कह लें, तो ये आपके पास डायरेक्ट आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ जाएगा, दैट इज 30। तो ये क्वेश्चन अब इजी हो गया कि डेल्टा की जगह आप 30 पुट करें, एबीसी आपको वैसे गिवन है वो ऊपर पुट करके सिंपलीफाई करें, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। तो ये ट्रिक आपके काम आ सकता है अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हुई, तो उसका आपको एडवांटेज ये होगा कि आप उसका एरिया जो है वो डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, चैप्टर 12 आपका हो गया खत्म। इसके साथ ही आपका सिलेबस जो फर्स्ट ईयर का है वो भी फिनिश हो गया है जी। कल आप 12 प्लस 14 का टेस्ट देंगे, उस टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। सर ये बाकी जो बता दें कि किसके लिए, किस तरह की क्या चीज किस तरह की है, ये क्वेश्चन दोबारा बता दें। क्वेश्चन क्या था ये जो आप किया है? कैपिटल आर कंप्यूट करना था। नीचे मैंने लिखा है कि कैपिटल आर का फार्मूला होता है एबीसी ओवर 4 डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या चीज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो किसी क्वेश्चन में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इन्वॉल्व हो जाए तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि कहीं वो राइट ट्राइंगल तो नहीं, एंड इफ दैट इज राइट ट्राइंगल तो आप उसका एरिया डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था बस। चलिए जी, बाकी बातें हम कल करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी संभाल के रखिएगा। जल्द